हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग मैथ का कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो हमेशा रेलवे, एसएससी, बैंक में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ और QR दो त्रिज्याएं इस प्रकार है कि कोण PQR बराबर 118 डिग्री है, तो एंगल OPR का मान कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन केंद्र O वाला एक वृत्त ले लेते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र होगा, इसका केंद्र वृत्त में PQ और QR दो त्रिज्याएं जीवाएं हैं, यानी कि ये हो गया PQ त्रिज्या और ये हो गया QR त्रिज्या। ये हो गया PQ त्रिज्या और ये हो गया QR जीवा है, त्रिज्या नहीं, सॉरी, ये हो गया जीवा। इस प्रकार है कि एंगल PQR यानी कि ये कितना डिग्री का कोण है, ये 118 डिग्री का। तो एंगल OPR का मान रहा है OPR, इस एंगल का मान रहा है, इसका PQR का मान मांग रहा है। तो अब कैसे इसको तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि ये जीवा है, जीवा के एक तरफ और उसी जीवा के अपोजिट तरफ एक ही जीवा के एक तरफ और एक ही जीवा के अपोजिट तरफ दोनों कोणों का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो जब ये 118 तो ये हो जाएगा 162, ये कोण बराबर 180 माइनस 18। ये रूल है, थ्योरी क्या कहता है कि एक जीवा से एक तरफ का कोण उसके अपोजिट तरफ का बना कोण का मान 180 के बराबर होता है। तो जब ये 118 तो ये कितना 62 डिग्री। अब दूसरा थ्योरी कहता है कि एक जीवा से एक ही तरफ का कोण और जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि के डबल होता है, यानी कि यहाँ जो कोण हो जाएगा 2 × 62 हो जाएगा, यानी कि 2 × 62 यानी कि 124 कौन POR। तो जब एंगल POR इतना होगा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या दोनों बराबर। तो जब ये तीनों त्रिज्या बराबर तो इन दोनों के आमने सामने वाला कोण भी बराबर। तो जब E x डिग्री तो ये भी निकलेगा x डिग्री, जब E x डिग्री तो ये भी निकलेगा x डिग्री। अब ये बन गया त्रिभुज PQR। तो POR एंगल POR दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, तो अब P त्रिभुज POR, तो POR का मान अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, POR का मान 124 + 2x, लेकिन त्रिभुज का मान 180, यानी कि
24 प्लस 2x 180 आके इधर घट 124 आके इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर 28, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28। इसमें दो थ्योरी लगा, यानी कि एक जीवा से एक तरफ और उसी जीवा से उसके अपोजिट तरफ परिधि पर का बना कोण 180 डिग्री। दूसरा थ्योरी, एक जीवा से परिधि पर का बना कोण पर कोई केंद्र पर का बना कोण परिधि का डबल होता है। बस यही दो थ्योरी इसमें था, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर, SD बराबर 4 सेंटीमीटर और AS बराबर 5 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई बताएं। ऑप्शन ए 10, 12 और 6। तो क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 10 सेंटीमीटर। उसके बाद CD बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद SD बराबर 4 सेंटीमीटर, SD बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद AS बराबर 5 सेंटीमीटर, AS बराबर 5 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई हमको निकालना है, इसका लंबाई। तो इसका लंबाई कैसे निकलेगा? तो इसमें एक थ्योरी लगेगा। इसमें थ्योरी क्या लगेगा कि एक वृत्त जो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं अगर खींची जाएंगी तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होगी? तो बराबर। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं जब खींची जाएंगी तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी? तो स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके, यही थ्योरी के यूज करके यहाँ से हम बनाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ मानते हैं कि एक बिंदु है, इस वृत्त का एक बिंदु है, तो जब इस वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं गई तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। जो ये एंगल होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ होगा। तो ये एंगल AS एंगल 5 है तो AP एंगल भी 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब AS 5 हो गया और AB मेरा पूरा दिया हुआ था 10, तो ये कितना बचा? ये 5 बच गया, 5 सेंटीमीटर ये बच गया। चलिए ठीक। अब यहाँ से देखिए, इस एक बिंदु अब यहाँ लेते हैं, तो इस बिंदु से जब वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं जाएंगे तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर। तो जब PB 5 सेंटीमीटर तो QB भी तो मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलते हैं यहाँ से कि इस बिंदु का स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ है। इस बिंदु का स्पर्श रेखा DR और DS है, दो स्पर्श रेखा। तो जब DS बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो DR बराबर भी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि DC जो है वो पूरा मेरा 7 दिया हुआ, DC पूरा 7 सेंटीमीटर, जिसमें से DR हो गया 4 सेंटीमीटर, ये RC कितना हो जाएगा? RC हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो जब RC 3 सेंटीमीटर तो QC भी 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद हमको यहाँ भी बी क्यू निकल गया और सी क्यू निकल गया, तो x बराबर क्या बी क्यू, एक्स बराबर क्या बी क्यू प्लस सी क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बी क्यू मेरा 5 हो गया और सी क्यू मेरा 3 हो गया। इस तरह से 8 सेंटीमीटर इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर। इसमें सिर्फ एक ही को सिर्फ निकालना था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई अगर स्पर्श, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है कि वस्तु A का क्रयमूल वस्तु B के क्रयमूल से 500 अधिक है। जब A को 10% की हानि, B को 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में 4% की लाभ होता है। तो वस्तु A का विक्रय मूल्य, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर अगर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100, इसी का यूज करके बनाए। ठीक है, इसी का यूज करके फिर बनाते हैं। अभी देखते हैं, पहले तो हम मानते हैं कि A का क्रयमूल्य वस्तु B के क्रयमूल्य से 500 अधिक है। तो B का क्रयमूल्य से 500 अधिक है किसका, A का। तो B का जो क्रयमूल्य हो जाएगा, B का जो क्रयमूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, B का क्रयमूल्य अगर मानते हैं x, तो A का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, A का क्रयमूल्य हो जाएगा x प्लस 500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहा है A को हानि और B को लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रयमूल्य दिया हुआ, तो विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य यानी A का क्रयमूल्य, A का क्रयमूल्य x प्लस 500। इसका जब विक्रयमूल्य हम निकालेंगे तो क्रयमूल्य इंटू हानि या लाभ होगा, तो 10% के हानि यानी कि 90/100, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कह रहा है कि B को, तो B का क्रयमूल्य कितना, B का क्रयमूल्य x, तो x क्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य इसका क्या जाएगा, क्रयमूल्य इंटू लाभ या हानि यानी कि लाभ हो रहा था 125/, अब इन दोनों को मिला करके पूरे पर क्या हो रहा है, तो पूरा मेरा क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, x और x 2x है, x और x 2x प्लस 500, और 500 पर कितना का लाभ हो रहा है, 104। इसी को यहाँ से सॉल्व करना है। इसी समीकरण को सॉल्व करके x बराबर निकालना है, जो b का क्रयमूल्य निकलेगा और a का क्रयमूल्य निकलेगा, और a का क्रयमूल्य रख करके इसमें रख देंगे तो फिर b का क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो यह यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। 990x/100 प्लस 45 000/100 प्लस यहाँ से 125x/100 बराबर, यहाँ से 4 दूनी 8 और 10 दूनी के 20, 208x/100, यहाँ से गुना करेंगे कितना जाएगा, 5 के 20, 2 5 और 5 12 हो जाएगा 100। यहाँ से अब हम लोग करते हैं क्या, भिन्न के जोड़ घटा करते हैं, तो एलसीएम कितना 100 हो जाएगा, एलसीएम 100, यहाँ बचेगा 90x प्लस 45,000 प्लस 125x बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे 100 तो 208x प्लस 5200, यहाँ 100 से 100 खाता है, ठीक है। उसके बाद 90x और प्लस 125
25x कितना 5 और 9 और 2 11 1 1 2 और ये प्लस है बराबर के इधर प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस 208 अब इधर है 50 2 0 0 0 और ये प्लस उधर जाएगा तो जाएगा माइनस 215 में से 208 घटेगा कितना हो जाएगा 7x बराबर यहाँ हो जाएगा 7000 हो जाएगा 7 से 7 खत्म हो जाएगा 1000 बराबर 1 बराबर 1000 तो यहाँ से तो x बराबर आया 1000 x बराबर कितना आया 1000 और इसका कर्मूल हो जाएगा कितना 1000 प्लस 500 क्योंकि 500 अधिक है तो हो गया कितना 1500 तो जब इसका कर्मूल 1500 और हानि हो रहा है 10% a का हानि हो रहा है 10% तो विक्रमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ से विक्रमूल बराबर निकालेंगे कर्मूल यानी कि 1500 इंटू यानी कि हानि यानी कि 90/100 एक शून्य से एक शून्य 15 9 35 से यानी कि 1350 रुपया इसका 1350 रुपया इसका आंसर हो जाएगा यानी कि आंसर नंबर 1 ठीक है। इसका एक और मेथड है जिस मेथड को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड के थ्रू भी इसको हम लोग बना सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड से आप लोग एलिगेशन मेथड को देखिए, इसी का एलिगेशन मेथड से देखते हैं। तो एलिगेशन मेथड है ए का कितना परसेंट हानि 10% की हानि और बी का कितना परसेंट का लाभ तो प्लस 25% का और दोनों के मिला करके कितना परसेंट का लाभ 4% का लाभ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ए का कर्मूल आएगा और इससे घटाएंगे तो बी का कर्मूल आएगा। तो इससे जब घटाएंगे तो 21 आ जाएगा और इससे इसको घटाएंगे तो 14 आ जाएगा क्योंकि इससे घटाना है तो 4 माइनस पहले से माइनस है तो 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा यानी कि ये 14 हो ठीक है। कट जाएगा 7 से 7 में 14 और 7 अब देखिए कि जब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्मूल ए का कर्मूल वस्तु बी के कर्मूल से 500 अधिक है। तो यहाँ देखिए कर्मूल ए का वस्तु कर्मूल बी के वस्तु से 500 अधिक है लेकिन रेशियो में कितना अधिक है तो रेशियो में 1 अधिक है लेकिन रुपया में कितना अधिक है तो रुपया में 500 अधिक। तो 1 बराबर 500 तो बी का रेशियो कितना हो जाएगा 2000 और 1000 और 1 का कितना हो जाएगा तो 1500। 1 का कर्मूल कितना गया 1500 और इसी 1500 पर कह रहा है कि ए का विक्रमूल निकाले तो विक्रमूल लाभ कितना 90 का 90% यानी कि 0 से 0 15 9 35 से 1350 यानी कि इस शॉर्ट मेथड हो गया वो लॉन्ग मेथड हो गया वो हो गया बेसिक मेथड और ये हो गया एलिगेशन के थ्रू हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्ताह के कार्य दिवसों पर दुर्घटना की संख्या x के निम्नलिखित आवृत्ति विवरण का समांतर माध्य क्या होगा। यानी कि इसका एक आवृत्ति दिया हुआ है। आवृत्ति क्वेश्चन में क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। यही इसका x यानी कि दुर्घटना की संख्या है और एक आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी। जहां हमको निकालना है माध्य निकालना है समांतर। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx कहने का मतलब हुआ कि
कुल संख्याओं का गुणनफल बाय कुल संख्याओं का योग। यानी कि आवृत्ति और x को गुणनफल करते हुए गुणनफलों का योग और प्लस संख्या, यानी कि कुल संख्याओं का योग और कुल संख्या बराबर समांतर मान। तो fx कौन सी है? यह है f, यानी कि यह है फ्रीक्वेंसी। तो fx हो जाएगा कितना? 12 × 5 12 प्लस 10 × 2 प्लस 9 × 4 प्लस 5 × 3 प्लस 8 × 3। ये हो गया क्या? सिग्मा fx, और ये है सिग्मा f। तो सिग्मा f हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3। ये सिग्मा मतलब होता है समेशन, यानी कि इसको जोड़ करके और इसको ऊपर में भी दोनों को यानी कि fx को गुना करते हुए और जोड़ करके, तो समांतर मान बराबर होता है सिग्मा fx बाय सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60 प्लस 10 × 2 = 20 प्लस 9 × 4 = 36 प्लस 5 × 3 = 15 प्लस 8 × 24 बटा 5 × 2 = 7 7 × 4 = 11 11 और 3 14 14 और 3 17 14 3 17। अब यहाँ पर देखते हैं 5 × 4 = 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1 2 और 1 3 3 6 और 2 8 8 और 6 14 14 और कितना हो जाएगा? 5 5 और 9 15 का 1 और हो जाएगा 2 और 1 3 3 6 और 2 8 8 6 14 और 1 15 जब इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 8.25। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p बराबर x² - 100 बाई x² - 16, q बराबर x + 10 बाई x - 4, तब p बाई q का मान बताना है। तो p बाई q का मान बताना है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि p बराबर जो है x² - 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? x² - 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको p बाई क्यू निकालना, तो p बाई क्यू का मान निकालना, तो p बाई क्यू का मान कब से निकलेगा? तो p बराबर x² - 10² बाई x² - 4² बाई q का मान दिया हुआ है x + 10 बाई x - 4, तो इसका मान दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे क्या है? ये फॉर्मूला बन गया a² - b², तो a² - b² बराबर क्या होगा? a² - b² बराबर क्या होगा? a + b × a - b। उसी तरह से नीचे a² - b², तो a + b × a - b। अब ये क्या हो जाएगा? ये पलट के चल जाएगा ऊपर, तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा तो हो जाएगा x - 4 बाई x + 10। तो x + 10 से x + 10 खत्म, x - 4 से x - 4 खत्म, तो बचा क्या? x - 10 बाई x + 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि k का वह मान क्या है?
जिसके लिए x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 समीकरणों का निकाय का कोई हल नहीं, मेन क्वेश्चन यही पर है, कोई हल नहीं है, उसका सुधार। तो इससे पहले इसका हम लोग थ्योरी जानते हैं। अगर इसका बेसिक को लिखें तो बेसिक होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसी पर आधारित है। अगर क्वेश्चन कहा है इसमें इस समीकरण से 3 समीकरण निकलेगा, ये बेसिक हो गया। इस पर है जैसे कि x का मान कोफिशिएंट ax हो गया, a1 हो गया, तो x का मान कोफिशिएंट कितना है 1 लगभग हो गया, y का कोफिशिएंट 2 हो गया। उसी तरह से y का कोफिशिएंट b1, x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट b2, a2 समीकरण 2। तो इसके लिए हम समीकरण लिखेंगे। अगर पहला समीकरण क्या कहता है, पहला इसका समीकरण क्या कहता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब हुआ कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई हल, सिर्फ एक हल होगा, एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। इसका मतलब हो गया कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन। दूसरा कहता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कहता है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब हुआ कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, कोई हल। इसका मतलब हुआ कि कोई हल नहीं। तीसरा कहता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों बराबर हो गया, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, इसका हो गया कितना अनंत हल, कितना अनंत हल। इसका कितना हो गया अनंत। तो हमको कहा है क्या कि कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए ये यूज करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इस नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसका यूज करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये तो थ्योरी था, तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब इसका क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए क्या a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो अब यहां से a1 निकालेंगे, तो पहला समीकरण में देखेंगे तो a1 का मान कितना है 1 हो जाएगा। समीकरण 2 में a2 का मान 5 हो जाएगा, बराबर b1 का मान कितना, समीकरण 1 में 2 हो जाएगा, और b2 का मान हमको k निकालना है। बस इतना ही था, यहीं से निकल जाएगा k का मान, क्योंकि हमको k का मान चाहिए। तो k का मान कितना हो जाएगा, k का मान हो जाएगा 5 में। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसका थ्योरी यही है a1 बाई a2, और मेन बेसिक ये है a1 बाई x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2x इसी पर सब दिया हुआ है, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा। यही 3 समीकरण इसका बनता है। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं।
अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, आज क्या